नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। प्यो पटना में आपका स्वागत है। आज 21 अगस्त दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विद्यालय कर्मियों को नियुक्ति दी। IOCL अप्रेंटिस भर्ती 2025 शुरू, जल्दी करें ऑनलाइन आवेदन। पटना समेत बिहार के थाने में ट्रांसजेंडर हेल्प डेस्क शुरू। पटना डीएम ने थानेदारों को दी सख्त चेतावनी। राशन योजना से बाहर होंगे करदाता और वाहनधारी। चलिए बढ़ते किस बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विद्यालय कर्मियों को नियुक्ति दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अनुकंपा के आधार पर 5353 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इनमें 4835 विद्यालय लिपिक और 518 विद्यालय परिचारी शामिल है। यह नियुक्तियां मृतक शिक्षकों एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों के योग्य परिवार के सदस्य को दी गई है। वर्ष 2020 से सरकार ने लिपिक और परिचारी पदों पर भी अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान किया है, जिससे वेतन और सेवा शर्तों में सुधार हुआ है। कार्यक्रम में वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी उपस्थित थे। नीतीश कुमार ने सभी नवनियुक्ति कर्मियों से ईमानदारी व निष्ठा से कार्य करने का आग्रह किया। IOCL अप्रेंटिस भर्ती 2025 शुरू, जल्दी करें ऑनलाइन आवेदन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL में 405 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। यह भर्ती 10वीं पास से ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए है। पद महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली और दमन दीव में उपलब्ध है। आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 तक चलेगी। आयु सीमा 18 से 24 वर्ष है। उम्मीदवार IOCL.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को 12 महीने की अप्रेंटिस ट्रेनिंग मिलेगी। आवेदन से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें। पटना समेत बिहार के थानों में ट्रांसजेंडर हेल्प डेस्क शुरू। पटना समेत बिहार के 855 थानों में अब ट्रांस वुमेन मंगलमुखी के लिए हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है। महिला हेल्प डेस्क को यह अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। CID कमजोर वर्ग ने आदेश जारी कर बताया कि यह हेल्प डेस्क ट्रांसजेंडरों के साथ भेदभाव के निवारण, कल्याण और अपराधों के त्वरित निपटारा के लिए काम करेगा। हेल्प डेस्क में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। साथ ही पारिवारिक विवादों के त्वरित समाधान के लिए भी परामर्श सेल को सक्रिय किया गया है। वर्ष 2021 से अब तक 157 विवादों में 142 का समाधान किया जा चुका है। पटना डीएम ने थानेदारों को दी सख्त चेतावनी। पटना डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने थानेदारों को चेतावनी दी है कि अगर अतिक्रमण हटाने में लापरवाही हुई तो निलंबन और कड़ी कार्रवाई होगी। इस दिन के अभियान में केवल 3 अतिक्रमणकारियों पर केस दर्ज होना निराशाजनक बताया गया है। डीएम ने यातायात SP को सड़क पर खुद जाकर हालात देखने को कहा। नेहरू पथ, JP गंगा पथ, अशोक राजपथ जैसी सड़कों पर अतिक्रमण से ट्रैफिक प्रभावित है। डीएम ने अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई और समय पर फोर्स न पहुंचने पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। राशन योजना से बाहर होंगे करदाता और वाहनधारी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत 1.17 करोड़ अपात्र राशन कार्ड धारकों की पहचान की है। इनमें 94.71 लाख आयकर दाता, 17.51 लाख 4 पहिया वाहन मालिक और 5.31 लाख कंपनी निर्देशक शामिल हैं। यह डाटा आयकर विभाग, परिवहन मंत्रालय व अन्य एजेंसियों के डाटाबेस से मिलान कर तैयार किया गया है। राज्य को निर्देश दिया गया है कि वे 30 सितंबर 2025 तक इन कार्ड धारकों का भौतिक सत्यापन कर अपात्रों को सूची से हटाए। इसका मकसद वास्तविक जरूरतमंदों तक मुफ्त अनाज पहुंचाना है। वर्तमान में देश के 76.10 करोड़ लोग NFS के तहत लाभान्वित हो रहे हैं। पहले भी 1.34 करोड़ फर्जी कोड रद्द किए जा चुके हैं। श्रेयस अय्यर को टीम से ना निकालना विवादित निर्णय। पूर्व कोच अभिषेक नायर ने एशिया कप 2025 के लिए श्रेयस अय्यर को टीम से ना चुनने पर सवाल उठाए हैं। IPL 2025 में अय्यर ने 604 रन बनाकर बेहतरीन प्रदर्शन किया था, लेकिन उन्हें 20 सदस्यीय टीम में भी शामिल नहीं किया गया। वहीं शुभम गिल को टीम में जगह मिली है। हालांकि उन्होंने जुलाई 2024 के बाद T20 नहीं खेला है। गिल के चयन और अय्यर के बाहर रहने से चर्चा तेज हो गई है। गिल को टीम का उप कप्तान भी बनाया गया। पटना में बनेंगे 23 नए पावर सब स्टेशन।
पटना में बिजली की कटौती को और ट्रिपिंग समस्या खत्म करने के लिए 23 नए पावर सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इन सब स्टेशनों के बनने से राजधानी में 24 घंटे निर्बाध बिजली सप्लाई सुनिश्चित होगी। निर्माण कार्य पहले ही 7 स्थानों पर शुरू हो चुका है, जैसे पटना, साइंस सिटी, विजयनगर और कंकड़बाग। सितंबर 2025 तक कई सब स्टेशन तैयार हो जाएंगे, जबकि कुछ मार्च 2026 तक पूरे होंगे। पटना में अब कुल 101 सब स्टेशन होंगे, जिससे 7.5 लाख उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा मिलेगी। बाकी स्थानों पर भी जल्द काम शुरू होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए 2026 की छुट्टियां जारी। बिहार सरकार ने 2026 के लिए सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया है। कार्यपालक आदेश के तहत 11 दिन और एनआई एक्ट के तहत 24 दिन की छुट्टियां मिलेगी। कुल 35 दिन छुट्टियां होंगी। इनमें से 6 छुट्टियां रविवार पड़ने के कारण अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा। प्रमुख छुट्टियों में बसंत पंचमी, होली, ईद, स्वतंत्रता दिवस, दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा शामिल है। यह छुट्टियां कर्मचारियों को साल भर आराम और त्योहार मनाने का मौका देगी। कैलेंडर में ऐच्छिक छुट्टियों का विकल्प भी रखा गया है। पटना हाईकोर्ट ने जमाबंदी मामले में सरकार को फटकार लगाई। बीते दिन पटना हाईकोर्ट ने जमाबंदी त्रुटि मामले में जवाब न देने पर बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की एकल पीठ ने सरकार को अंतिम मौका देते हुए 1 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही विधिक सहायता कोष में 1000 जुर्माना जमा करने का आदेश भी दिया गया है। यह मामला शैलेंद्र कुमार की याचिका से जुड़ा है, जिसमें उनके पिता द्वारा दायर मूल याचिका में फुलवारी शरीफ मौजा की जमाबंदी त्रुटियों को सुधारने की मांग की गई थी। हालांकि इसकी अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। बिहार के ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सुविधा का विस्तार। बिहार में एसएलबीसी का वित्तीय समावेशन अभियान 30 सितंबर 2025 तक चलेगा। इसका उद्देश्य गांवों को बैंकिंग, बीमा और पेंशन से जोड़ना है। अभियान में जनधन खाते खोलना, केवाईसी अपडेट करना, निष्क्रिय खातों को सक्रिय कराना और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाना शामिल है। ग्रामीणों को साइबर धोखाधड़ी से बचाव की जानकारी भी दी जा रही है। अब तक 4540 ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर लाखों खातों का नामांकन और अपडेट किया जा चुका है। प्राथमिक स्कूलों में जितिया पर परीक्षा नहीं होगी। बिहार के 71,000 प्राथमिक विद्यालयों में जितिया 15 सितंबर के दिन अब अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं होगी, जिससे महिला शिक्षकों को व्रत रखने में राहत मिलेगी। नई परीक्षा अवधि 10 से 18 सितंबर तक चलेगी, जिसमें 15 सितंबर को कोई परीक्षा नहीं होगी। परीक्षा कार्यक्रम में कई अन्य बदलाव भी किए गए हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनुकंपा के तहत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 5353 कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। ये कदम शिक्षा विभाग की व्यवस्था और कर्मचारी सशक्तिकरण को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाए गए। बीपीएससी ने जारी किए एनआईओएस डीएलएड परिणाम। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 18 महीने के एनआईओएस डीएलएड कोर्स धारकों का टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 1459 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। प्राथमिक कक्षा 1 से 5 और 398 और माध्यमिक कक्षा 6 से 8 के विभिन्न विषयों में हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, मैथ, साइंस, उर्दू और अंग्रेजी में अभ्यर्थी सफल हुए हैं। परिणाम बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह निर्णय एनआईओएस डीएलएड धारकों की नियुक्ति प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करता है। बिहटा एयरपोर्ट पर कार्गो टर्मिनल निर्माण प्रस्ताव। बिहार अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एआई ने कार्गो टर्मिनल के लिए प्रशासन से 10 एकड़ जमीन मांगी है। यह टर्मिनल बिहार के औद्योगिक, कृषि और आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाएगा। इसमें भंडारण, कोल्ड स्टोरेज, कस्टम प्रक्रिया और आधुनिक लॉजिस्टिक सुविधाएं शामिल होगी। बिहटा एयरपोर्ट अप्रैल 2027 तक ऑपरेशनल होगा और इसमें यात्री टर्मिनल, रनवे व कार पार्किंग जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही है। परियोजना से स्थानीय रोजगार बढ़ेगा और बिहार पूर्वी भारत का हब बनेगा। मद्य निषेध विभाग के 3 अधिकारी निलंबित। बीते दिन पटना में मद्य निषेध विभाग के चेकपोस्ट पर लापरवाही और अवैध वसूली के आरोप में 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। नवादा के अरुण कुमार यादव पर रिश्वत लेकर आरोपी को छोड़ने का आरोप है, जबकि गोविंदपुर में नीतीश कुमार को अवैध वसूली और वाहन दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बलथरी चेकपोस्ट के चौधरी सूर्य भूषण पर नियमों का उल्लंघन कर 16 अगस्त को होमगार्ड की मृत्यु का दोषी पाया गया था। विभागीय जांच जारी है और कार्रवाई में सख्ती बरती जा रही है ताकि दोषियों को दंडित किया जा सके। शहरी सड़कों को मिलेगा स्टेट हाईवे का दर्जा।
बिहार में 28 प्रमुख शहरी सड़कों एमडीआर और स्टेट हाईवे एचएस का दर्जा मिलेगा। इससे एचएस की लंबाई में करीब 1400 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन्हें 2 लेन पक्की सड़क के साथ 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा। सरकार चरणबद्ध तरीके से धन खर्च करेगी। वर्ष 2027 तक 3.5 घंटे में पटना पहुंचने की योजना को सफल बनाने की दिशा में यह कदम है। इससे यात्रा समय घटेगा और जाम की समस्या भी कम होगी। सम्राट चौधरी का राहुल पर वार, लोकतंत्र की बात। राहुल गांधी के आरोपों पर बीते दिन सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें अनुभव नहीं है और ना ही अपने परिवार का इतिहास पता है। उन्होंने गांधी और लालू परिवार पर लोकतंत्र और देश को लूटने का आरोप लगाया। सम्राट ने कहा कि लालू परिवार ने 15 वर्षों तक बूथ कैप्चरिंग की और जनता अब इनका सच जान चुकी है। उपराष्ट्रपति चुनाव पर उन्होंने कहा कि एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन की जीत तय है। उन्होंने इंडिया अलायंस को लोकतंत्र का विश्वास नहीं होने वाला गठबंधन बताया और जनमत का सम्मान करने की सलाह दी। खाद्य आपूर्ति पर बिहार सरकार की सख्त कार्रवाई। बिहार सरकार ने खरीफ 2025 के लिए खाद्य आपूर्ति पर कड़ी निगरानी शुरू की है। कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए 34 खाद्य दुकानों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और 214 प्रतिष्ठानों को लाइसेंस रद्द किए गए। किसानों को समय पर और उचित मूल्य पर खाद्य उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। राज्य में खाद्यों का पर्याप्त भंडार मौजूद है। जिला स्तर पर विशेष जांच दल बनाए गए हैं। कृषि विभाग ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए छापेमारी और निरीक्षण तेज कर दिया है ताकि किसानों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बंद फैक्ट्रियों को एक मौका फिर से शुरू करने का। बियाडा ने एमनेस्टी पॉलिसी 2025 जारी की है जो बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों को पुनः सक्रिय करने का अवसर देती है। यह नीति 31 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी और वन टाइम सेटलमेंट का मौका प्रदान करेगी। इसके तहत इकाइयों को भूकंप आवंटन, शपथ पत्र, शुल्क और बैंक गारंटी जैसी औपचारिकताएं पूरी करनी होगी, तभी पुनः भूखंड मिलेगा। नीति में माइक्रो, लघु, मध्यम और बड़ी इकाइयों के लिए उत्पादन शुरू करने की निश्चित समय सीमा भी तय की गई है। इस कदम से भूमि का प्रभावी उपयोग होगा और राज्य में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। सीएम नीतीश ने पटना मेट्रो परियोजना का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन पटना मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्यों का बेरिया मेट्रो टर्मिनल और 0 माइल मेट्रो स्टेशन पर निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को मेट्रो निर्माण में तेजी लाने और समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। बेरिया टर्मिनल में मेट्रो गाड़ियों के रखरखाव और संचालन की व्यवस्था देखी गई। 0 माइल स्टेशन में यात्रियों के लिए सुविधाओं जैसे एस्केलेटर, लिफ्ट, टिकट काउंटर आदि की जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री के साथ कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने सरकार की लगातार निगरानी और बेहतर निर्माण सुनिश्चित करने पर जोर दिया। एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल में ऑपरेशन सिंदूर की गाथा। एनसीईआरटी ने क्लास 3 और 12 के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर 2 स्पेशल मॉड्यूल जारी किए हैं जो सप्लीमेंट्री मटेरियल में शामिल है। मॉड्यूल में बताया गया है कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान की सेना और नेताओं का आदेश था। भारत ने 7 मई को पीओके और पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया जिसे ऑपरेशन सिंदूर कहा गया। मॉड्यूल में भारत की सैन्य वीरता और आतंकवाद के खिलाफ कदमों को बताया गया है। यह सामग्री छात्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए बनाई गई है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम हैं अमरजीत कुमार, संजीव कुमार, राकेश पाठक, सरजीत कुमार, एमडी आसिफ। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या तकनीकी शिक्षा बच्चों को भविष्य के लिए बेहतर तरीके से तैयार करती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।